जो भी धरना प्रदर्शन करता है इस देश में या कहीं भी, खुद को व्यवस्था के सामने उजागर भी करता है, पेश करता है। क्या ऐसे व्यक्ति को शहर से 1 साल के लिए निकाला जा सकता है? किसी एक को चुनकर निकालना ही है तो शहर में धरना प्रदर्शन बंद कर दीजिए, मगर ये काम नहीं कर सकते क्योंकि कागज पर दिखाना है दुनिया को और लोगों को कि भारत में लोकतंत्र है। इसीलिए इस तरह के सक्रिय नागरिकों को व्यक्तिगत स्तर पर निशाना बनाया जाता है ताकि सामान्य नागरिक धरना प्रदर्शन में आना बंद कर दें। मुंबई पुलिस ने भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 5 एफआईआर कर दिए। इनमें से एक एफआईआर चेंबूर के मुकुंद नगर में रेलवे के सीमेंट गोदाम हटाने को लेकर था। सईद का कहना है कि इसके कारण प्रदूषण हो रहा था, लोगों को टीबी, अस्थमा, लंग कैंसर हो रहा था। नगरपालिका, रेलवे और प्रदूषण बोर्ड को लिखित आवेदन दिया, शिकायत की, कुछ नहीं हुआ तो प्रदर्शन करना पड़ा। सईद के खिलाफ एफआईआर हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस जामदार ने जानना चाहा कि किस आधार पर यह सब किया गया। उन्होंने कहा कि यह क्या है, सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, यह सब क्या है? अब इतने सारे पेपर लीक हो गए, अगर लोग विरोध करते हैं तो आप केस दर्ज कर देंगे। यह क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने बस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए एक्सटर्नमेंट ऑर्डर क्यों? लाइव लॉ ने इसी तरह रिपोर्ट किया है, उसी से हमने यह हिस्सा प्रस्तुत किया है। किसी भी लोकतांत्रिक मिजाज के इंसान को इस माहौल में घुटन महसूस होती हो। हर आदमी नोट कर रहा है कि चीजें हद से पार जा रही। अमित शाह मुर्दाबाद या बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, क्या ऐसे नारे हैं कि नारे लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर हो जाए, शहर से 1 साल के लिए निकाल दिया जाए? इस मामले को देखकर किसी भी जज का सब्र जवाब दे ही जाएगा। जस्टिस जामदार ने मौखिक रूप से यह चेतावनी भी दी कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, लोक सेवक। मैं आपके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने जा रहा हूं। इसी के साथ कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिविजनल कमिश्नर के आदेशों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुने गए अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले को भी हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 144 के संदर्भ में कहा कि इसके आधार पर नागरिकों के विचारों की वैध अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इन 2 फैसलों के आधार पर जस्टिस जामदार ने सैयद चौधरी की वकील की यह दलील मान ली कि पुलिस की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित। कहा कि उनकी इस दलील में वजन तो है। एक और फैसला है जस्टिस जामदार के फैसले से जाकर जुड़ता है। राघव चड्ढा का केस। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की रक्षा करते हुए कहा है, राजनेताओं को राजनीतिक व्यंग सहन करना होगा और राजनीतिक फैसलों, गठबंधनों या नीतियों पर की गई हास्यपूर्ण आलोचना को स्वतः मानहानि नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को सत्ता के साथ साथ आलोचना और व्यंग्य का भी सामना करना पड़ता है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जब दल बदल किया और बीजेपी में चले गए तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें कही गईं, हंसी मजाक भी हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अश्लील, अभद्र और स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक सामग्री अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आती और इस आधार पर ऐसी 5 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश भी दिए। लेकिन यह भी कहा कि राजनीति में गठबंधन बदलने, नीतियों और शासन पर व्यंग्य करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता के फैसले आलोचना को आमंत्रित करते हैं और कई बार यह आलोचना व्यंग्य के रूप में भी सामने आती है। केवल इस आधार पर कि किसी नेता की आलोचना की गई है उसे मानहानि कारक नहीं माना जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जामदार ने भी दल बदल पर टिप्पणी की है, मगर उनका स्वर काफी अलग है। कहते हैं, परसों एक 10 साल के बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई और राज्य विधानसभा में किस बात पर चर्चा हो रही थी कि पीठासीन अधिकारी का चुनाव कैसे होता है और वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे चले गए। यह क्या है? आपको यानी सईद को भी पाला बदल लेना चाहिए। वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। सईद के खिलाफ कुछ एफआईआर हैं, केस बदलने पर विचार करें। एक वॉशिंग मशीन है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को और बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जामदार की मौखिक टिप्पणी को आप मिलाकर देखिए
तो सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। कोई है जो अति को नोट कर रहा है, पहचान रहा है, कोई है जो अति को अब रोकना चाहता है। लेकिन सवाल है कि फिर ऐसा क्यों हुआ कि भीमा कोरेगांव में ठोस सबूत नहीं होने के बाद भी कई लोगों को कई साल तक जेल में रहना पड़ा और जमानत मिलने में कई साल लगे। उमर खालिद, शर्जिल इमाम की बेल के केस में ऐसी आवाज कब सुनाई देगी? जब आप इस तरह के केस को देखते हैं तब लगता है कि लोकतंत्र किस्तों में बचे रहने का सबूत दे रहा है मगर थोक में बचे होने की गारंटी नहीं दे पा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।